हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज आप क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 1 वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र के लेक्चर 2 में शामिल होने जा रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है, आप सभी स्थिर वैद्युतिकी के बारे में और स्थिर वैद्युत आवेश के कारण जो परिघटनाएं हमारे चारों ओर देखने को मिलती हैं, आपने उसमें से दो एग्जाम्पल को आपने देखा था, समझा था, सुना था। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, उसके शेष और एग्जाम्पल और आवेश के बारे में, आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है, आवेश के प्रकार के बारे में समझते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आपका आज का पहला उदाहरण सीखा था कि कंघी से कागज के टुकड़े को आकर्षित किया जा सकता है। कंघी से कागज के टुकड़े आकर्षित होते हैं, आपने इसको समझा था। बालों से रगड़ने पर गुब्बारे जो होते हैं, गुब्बारे का दीवार से चिपकना, यह भी स्थिर वैद्युत आवेश के कारण होता है, ठीक है। और ऊनी कपड़े रगड़ने पर हल्की चटचटाहट होती है, या आप यदि गर्मी के समय में, खासकर जो महिला वर्ग है वो, या आप लोग भी, अगर आप गर्मी के टाइम पर यदि आप अपने अपने उतारते होंगे तो वो कपड़े चटचटाहट से उतारते समय आपको ऐसा अनुभव होता है, तो उसका कारण स्थिर वैद्युत आवेश के कारण घर्षण बल ही है, ठीक है, या विद्युत आकर्षण बल है। बादलों में आवेश जमा होने से बिजली का चमकना, जब बादल में आवेश होता है तो बादल वायुमंडल में क्या करते हैं, जब टकराते हैं तो उस दशा में आवेश उस पर ज्यादा होता है, तो वही आवेश क्या होते हैं, जब टकराते हैं तो उसमें ऊर्जा निकलती है, प्रकाश ऊर्जा निकलती है, और वही प्रकाश ऊर्जा हमारे पास आती है, जो कि ध्वनि जो सुनाई देती है वो बाद में सुनाई देती है, चमक पहले आ जाती है, क्योंकि ध्वनि की चाल कम होती है, प्रकाश की चाल क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। तो आपने ये एग्जाम्पल देखा था, सुना था, समझा था, और ये वाली बात हो रहा है। ऊनी कपड़े रगड़ने पर हल्की चटचटाहट होती है, आपने अनुभव किया होगा। जितने विद्यार्थियों को यह अनुभव हुआ होगा कि उनके शरीर पर से कपड़ा उतारने पर चटचटाहट महसूस होती होगी, वो लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, यस सर मुझे ऐसा हुआ था, ठीक है। और बादलों में आवेश जमा होने से बिजली का चमकना, तो जितने लोग बिजली के चमकने को देखे हैं और वो उनको पता है कि पहले प्रकाश हमारी आंखों में पहुंचता है, ध्वनि बाद में, जिनको ये पता हो ये लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताएं कि सर ये घटना के बारे में हमें जानकारी था और अच्छा लगता है ये घटना देखकर, कि आप डर जाते हो। यदि आप कहीं रास्ते में जा रहे होते हैं तो अगर ऐसी घटना होती है, एकाएक बिजली यदि चमकती है, तो आप शायद डर भी जाते होंगे ना। तो आप लोग अपने उस डर को और अपने उस जो है छोटी सी स्टोरी को यहाँ लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। ये बेसिक है, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ये एग्जाम में नहीं आएगा। अब एग्जाम में नहीं आए इसका मतलब ये नहीं इसके मतलब ये नहीं कि आपको इसको पढ़ाया ना जाए, ठीक है। तो जो एग्जाम में नहीं आएगा वो अभी सीखना है, इसलिए सीखना है ताकि आपका बेस बढ़िया से बना रहे। जब आपका बेस बढ़िया से बना होगा तब आप फेस कर पाएंगे कठिनाइयों का, ठीक है, कठिन सवालों को आप हल कर पाएंगे। तो आइए समझते हैं विद्युत आवेश अर्थात इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। विद्युत आवेश पदार्थ का एक मूल गुण है जिसके कारण वह विद्युत बल का अनुभव करता है, अर्थात आवेश पदार्थ का क्या है, मूल भौतिक गुण है जिसके कारण क्या करता है, वह विद्युत बल का अनुभव करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, प्रोटॉन पर धनावेश होता है, और न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन कण होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, अर्थात उप परमाणुवीय कण होते हैं, ठीक है। तो चार्ज को किससे लिखते हैं, आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं, और आवेश का एसआई मात्रक क्या है, कूलम्ब है। ये एक बार आप थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा क्लास 10th में भी आप पढ़े होंगे, इसलिए आपको आता होगा, दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, आवेश पदार्थ का मूल गुण है और इसके बारे में कुछ और खास बातें, ठीक है। आवेश पदार्थ के कणों का एक मूल गुण है। आवेश क्या है, पदार्थ के कणों का एक मूल गुण है, ठीक, जिसके कारण वे विद्युत प्रभाव दिखाते हैं। आवेश के कारण ही पदार्थ जो होते हैं वो विद्युत प्रभाव दिखाते हैं, अर्थात वो आकर्षित या प्रतिकर्षित होते हैं, ठीक है। उनके कारण वैद्युत क्षेत्र होता है, विद्युत बल होता है, ठीक है, या विद्युत चुंबकीय का गुण होता है, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, ये नो चार्ज होता है, ये न्यूट्रल होता है। तो आप इसको समझ चुके होंगे। अब हम और आगे की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले हम आगे की ओर बढ़े, आप लोग बताइए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की और न्यूट्रॉन की खोज किसने की। तो आप लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। क्यों, क्योंकि आप क्लास 11th में इसे जरूर पढ़े होंगे, ठीक है। और यदि आप नहीं भी पढ़े होंगे तो आपको बताया भी जाएगा और पढ़ाया भी जाएगा। नाभिक चैप्टर है क्लास 12th में, ठीक है।
तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। आपका अगला टॉपिक आने वाला है आवेश का मात्रक क्या है। तो हमने आपको बताया था आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। और इसको किससे लिखते हैं? कैपिटल सी से लिखते हैं, ठीक है। आवेश बराबर क्या होता है? Q बराबर होता है IT। Q बराबर क्या होता है? IT। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, Q बराबर क्या लिख सकते हैं? IT, ठीक है। और इसको ऐसे आप लिख सकते हैं, क्लियर। तो जहां पर Q आवेश है, I क्या है? विद्युत धारा है, और T क्या है? समय अर्थात टाइम है, सेकंड में होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे आते हैं। चलिए अब आपको यहां पे समझना है आगे। आवेश को सामान्यतः स्मॉल q या कैपिटल Q से प्रदर्शित करते हैं। आवेश को सामान्यतः स्मॉल q या कैपिटल Q से प्रदर्शित करते हैं। जब प्लस q दर्शाएंगे तो धनात्मक आवेश होगा, माइनस q जिसे दर्शाते हैं वो होता है ऋणात्मक आवेश, ठीक है। ठीक, P फॉर पॉजिटिव चार्ज, माइनस प्लस q फॉर पॉजिटिव चार्ज, माइनस q फॉर नेगेटिव चार्ज। और यूनिट क्या होता है इसका? कूलाम होता है। आप बार बार सुन रहे हैं। और अब बात करते हैं आवेश की विमा क्या होती है। तो आपको ध्यान देना, आवेश का विमा अर्थात आवेश का विमी सूत्र क्या होता है, इसको याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है। तो आवेश का विमी सूत्र बराबर क्या होगा, थोड़ा आपको ध्यान देना है। आवेश Q बराबर क्या होता है? Q बराबर होता है IT ना। Q बराबर जब होता है IT तो I फॉर एम्पियर, T फॉर टाइम। तो इस प्रकार आवेश का विमा क्या होगा? AT होगा। एम्पियर को A से और समय के मात्रक को, ठीक है, T से लिखते हैं कब? विमी सूत्र लिखते समय। तो आवेश का विमी सूत्र क्या होगा? AT होगा। इसके अतिरिक्त Q का एक और फार्मूला होता है। Q बराबर क्या होता है? NAE होता है। Q बराबर क्या होता है? NAE होता है। जहां N क्या है? जहां N क्या है? कणों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों की संख्या है। जहां N क्या है? ध्यान देना है, N बराबर कणों की संख्या। N बराबर क्या है? कणों की संख्या। किसकी? E या P की। किसकी? E या P की, अर्थात इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की। और E बराबर क्या है? 1.6 गुणे 10 की घात माइनस के 19 कूलाम आवेश। इसे क्या बोलते हैं? इसे ही बोलते हैं मूल आवेश। इसको क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं हम लोग मूल आवेश, ठीक है। न्यूनतम आवेश इलेक्ट्रॉन पर इतना ही होता है, ठीक। तो Q बराबर IT भी होता है और Q बराबर क्या होता है? NAE भी होता है। इसको आपको याद रखना है। आवेश का विमी सूत्र AT होता है, इसको याद रखिए। अब आपको ध्यान देना है, आवेश धनात्मक होता है और आवेश ऋणात्मक होता है। धनात्मक आवेश से वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर जाता है, ठीक है। और ऋणात्मक आवेश के कारण जो है वैद्युत क्षेत्र, जो बल रेखाएं होती हैं वो भीतर की ओर आती है, अंदर की ओर आती हैं। इसको आपको एक एक करके समझना है। वैद्युत क्षेत्र के रूप में, वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, इसी रूप में समझना है। बस अभी आप इस क्लास में सीखने वाले हैं। हम बात करते हैं आवेश का इतिहास क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आवेश जो है कहाँ खोजा गया? तो आज से लगभग 2500 वर्ष पहले, या 600 BCE में। कब? 600 BCE में यूनानी दार्शनिक थेल्स ने रगड़कर अंबर नामक पदार्थ को देखा था, और तब से जाकर शुरुआत माना जाता है। लेकिन ज्यादा समय तो ध्यान नहीं दिया गया। बाद में गिलबर्ट आए, बेंजामिन फ्रैंकलिन आए, सबने काम किया और आज आवेश इतना ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण बन गया है। तो प्राचीन यूनान में देखा गया कि अंबर को ऊन या फर से रगड़ने पर वह हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। जो अर्थ अंबर रखता है वही अर्थ जो है इलेक्ट्रॉन रखता है, ठीक है। तो इस प्रकार इसीलिए विद्युत से संबंधित, विद्युत आवेश से संबंधित जो पूरा फिजिक्स का एक पार्ट है, इलेक्ट्रिसिटी नाम दिया गया है, जिसको हिंदी में कहते हैं विद्युत, ठीक है। इस प्रकार एम्बर प्लस ऊन रबिंग, एम्बर को जब ऊन के फर से रगड़ा गया तो क्या हुआ? अट्रैक्शन ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, तो वह छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगा। जैसा कि आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, इस प्रकार ऐसा हुआ, ठीक है। जब रगड़ा गया तो हल्की वस्तुओं को, इससे जब इसको रगड़ा गया तो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगा। ये हुआ आज से 2500 वर्ष पहले, अर्थात 600 BCE में, 600 बिफोर क्राइस्ट इरा में, ठीक है, 600 ईसा पूर्व में, ठीक। तो ये कुछ बेसिक इतिहास है जो आपको आना चाहिए, ठीक है। बेसिक इतिहास यदि आपको पता है तो और आप अच्छे से, बढ़िया से आपका पढ़ने में मन लगेगा। हम बात करते हैं, विलियम गिलबर्ट एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सिस्टमेटिक स्टडी किया, यानी विद्युत प्रभाव का इन्होंने क्रमबद्ध अध्ययन किया। और इन्होंने क्या किया? वस्तुओं को रगड़ा और उन्होंने रगड़ने के कारण आकर्षण के प्रभाव को इन्होंने समझने का प्रयास किया। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने
इलेक्ट्रिसिटी को साइंटिफिक स्टडी से जोड़ने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। विद्युत को इन्होंने वैज्ञानिक अध्ययन से जोड़ने का महत्वपूर्ण योगदान दिया। और थोड़ा ध्यान देना है, इन्होंने क्या किया, कांच की छड़ को एम्बर और अन्य पदार्थों से रगड़ करके, ठीक है, आकर्षण को ऑब्जर्व किया। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर उन बिल्ली की खाल, ऐसे कई युगल थे, कई जोड़े थे। कांच की छड़ को रेशम से, आभूष की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ कर ये देखें हो क्या रहा है। तो उन्होंने देखा कि चमत्कार हो रहा है, तो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इस प्रकार इन्होंने आगे जो है प्रैक्टिकल किया और आगे इसको बढ़ाया। विद्युत आवेश के बारे में इन्होंने और आगे खोज किया, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ इमेज के थ्रू देख सकते हैं, इन्होंने कैसे रगड़ करके ये देखा कि ये तो चमत्कार हो रहा है, ये हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। और इसके बाद ये इन्होंने बताया कि रगड़ने पर पदार्थ जो है इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और विद्युतमय हो जाता है। तो जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करता है तो कहा जाता है पदार्थ विद्युतमय हो गया है, ठीक है, अर्थात आवेशित हो गया है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दो नाम दिया। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या दिया, आवेश दो प्रकार का होता है, आवेशों का नाम इन्होंने दिया। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की टर्मिनोलॉजी को पॉपुलर किया। इन्होंने क्या किया, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दो प्रकार का होता है, इन्होंने ही बताया था, ठीक है। चार्ज के एक्सेस और डिफिशियंसी से अलग अलग इलेक्ट्रिकल इफेक्ट दिखाई देते हैं, इन्होंने ऐसा बताया, ठीक है। जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको प्लस सिंबल के साथ रखते हैं, नेगेटिव चार्ज को माइनस सिंबल के साथ रखते हैं। इन्होंने बताया कि सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्लस प्लस जो चार्ज होते हैं, जो प्लस प्लस चार्ज होते हैं या माइनस माइनस चार्ज होते हैं, ये सब क्या करेंगे, ये सब रिपल करते हैं, अर्थात ये होते हैं सजातीय आवेश, रिपल करते हैं। माइनस माइनस चार्ज होंगे दो तो रिपल करेंगे, प्लस प्लस चार्ज होंगे तो क्या करेंगे, रिपल करेंगे। वहीं पर प्लस और माइनस चार्ज होगा, माइनस प्लस चार्ज होगा तो क्या करेंगे, ये सब अट्रैक्ट करते हैं, ये सब क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इन्होंने इस आधार पर इन्होंने, ठीक है, प्रैक्टिकल किया और बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल करने के बाद इन्होंने बताया कि आवेश क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एकदम बेसिक इंफॉर्मेशन है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आधुनिक दृष्टिकोण से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होता है। तो आधुनिक दृष्टिकोण से अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात करें तो आधुनिक दृष्टि से आवेश सब एटॉमिक पार्टिकल के कारण होता है। जो आवेश होता है वो किसके कारण होता है, आवेश तो आपने समझा कि आवेश पदार्थ का मूल भौतिक गुण है, लेकिन आवेश होता क्यों है, तो आवेश सब एटॉमिक पार्टिकल के कारण होता है। इन्हें क्रमशः इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कहते हैं, ठीक है। आवेश का कारण क्या है, तो आवेश का कारण जो आवेशित कण है वो है अर्थात इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है अगर धातुओं में तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन की कमी है धातुओं में तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। इस प्रकार धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और जो धातु होते हैं इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करके आवेशित हो जाते हैं अर्थात विद्युतमय हो जाते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसको माइनस ई से लिखते हैं, प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है उसको प्लस ई से लिखते हैं। और ई का मान इसको मूल आवेश कहते हैं, इसका मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, वो भी माइनस का होता है। प्रोटॉन पर यही आवेश होता है लेकिन प्लस का होता है, ठीक है। और किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। किसी भी परमाणु में क्या होती है, किसी भी तत्व के नाभिक में प्रोटॉन जो है जितना धनावेशित होता है उतना ही बाहर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋणावेशित होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या दोनों बराबर होती है। इस प्रकार परमाणु जो होता है वो विद्युत उदासीन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान ये देना है, आवेश का चिन्ह कौन क्या होगा, ऋणात्मक आवेश को माइनस ई से लिखेंगे। अगर कोई आवेश है, अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें हम तो माइनस ई, प्रोटॉन के लिए प्लस ई लिखेंगे। अगर वैसे कोई आवेश है, अगर ऋणात्मक है तो माइनस की क्यू, और वैसे अगर कोई है तो प्लस की क्यू रखा जाता है। कोई आवेश है तो ठीक है, आवेश का मान कितना होता है, इतना होगा माइनस का, ये वाला प्लस का होगा। अब स्थान इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रोटेट करता है, घूमता है, चक्कर लगाता है, स्पिन करता है, चक्रण करता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों चक्रण करता है। और प्रोटॉन क्या होता है, नाभिक के अंदर जो है स्थिर होता है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पर विद्युत आकर्षण बल लगाता है। इलेक्ट्रॉन किसकी ओर खींचता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की ओर खींचता है, अर्थात प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पर विद्युत आकर्षण बल लगाता है। और इसी बल के कारण ही
जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, जो कि अपकेंद्र बल होता है, तो वो घूमता रहता है, इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमता रहता है, चारों ओर घूमता रहता है। ठीक है, तो ये आपने समझा इसको। अब थोड़ा और टॉपिक है, ये सब बेसिक टॉपिक्स हैं जो आपको आना चाहिए बढ़िया से। यदि आपको आता है तो आप आगे बढ़ पाएंगे, आराम से आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो विद्युत आवेश दो प्रकार के हो गए, दो प्रकार के, धनावेश और ऋणावेश। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज और ये हुआ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इस प्रकार अगर देखा जाए परमाणु, जो परमाणु होगा, जो एटम होगा, उस पर कुल आवेश कितना होता है? परमाणु पर कुल आवेश 0 होता है। क्यों? इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है ऋणात्मक का, उतना ही आवेश होता है प्रोटॉन पर प्लस का। दोनों जोड़िए तो कितना हो जाएगा? नेट आवेश 0 हो जाएगा। इस प्रकार परमाणु क्या होता है? परमाणु जो होता है वो होता है न्यूट्रल अर्थात उदासीन होता है, जिसको बोलते हैं तटस्थ होता है। परमाणु क्या होता है? न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, तटस्थ होता है। ठीक है, वही नाभिक क्या होता है? तो नाभिक होता है धनावेशित। ठीक है, नाभिक क्या होता है? धनावेशित। थोड़ा आपको ध्यान देना है नाभिक पर आवेश, थोड़ा ध्यान देना आपको। नाभिक पर आवेश, नाभिक पर अगर आवेश आपको चाहिए तो Q बराबर आप क्या करेंगे? प्लस ZI। नाभिक पर आवेश क्या होगा? Q बराबर प्लस ZI होगा। और जहां Z बराबर क्या है? Z बराबर है परमाणु क्रमांक, जिसके नाभिक का हमें आवेश चाहिए कितना है, तो उसका परमाणु क्रमांक को वहां लिख देंगे और कितना कर देंगे? E का गुणा। जहां Z क्या है? परमाणु क्रमांक है, और E बराबर है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। ठीक है, यदि आपको पता है कि किस तत्व के नाभिक पर हमें आवेश निकालना, अगर पता है, नाभिक पता है, तो कौन सा तत्व अगर ये पता है, तो आप नाभिक पर प्रोटॉन कितना है आप जान सकते हैं। और परमाणु क्रमांक मतलब समझते हैं प्रोटॉनों की संख्या। ये क्या होता है? ये होता है यानी प्रोटॉनों की संख्या। परमाणु क्रमांक क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या होता है। तो आपको याद रखना है परमाणु क्रमांक मतलब क्या हुआ? प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, तो यदि आपको तत्व का नाम पता है तो उसके नाभिक पर कितना आवेश होगा, उसके परमाणु क्रमांक ज्ञात होने पर हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो परमाणु पर कुल कितना आवेश होता है? परमाणु पर कुल 0 आवेश होता है, परमाणु न्यूट्रल उदासीन होता है। वहीं पर जो नाभिक होता है वो धनावेशित होता है। ठीक है, नाभिक धनावेशित होता है, लेकिन पूरा परमाणु जो है न्यूट्रल होता है। तो ये दिमाग में आप इसको रखिएगा। ठीक है, अब अगले टॉपिक पर हम आते हैं। चलिए अब आते हैं, यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो, ठीक है, कोई पदार्थ है, ठीक, तो धनावेश कब होगा और कब ऋणावेश होगा? अगर किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी है, अगर किसी पदार्थ में क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वस्तु धनावेशित कहलाती है। इलेक्ट्रॉन की कमी होने का मतलब यदि किसी पदार्थ ने इलेक्ट्रॉन को दे दिया है, किसी पदार्थ ने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है अर्थात धनायन बनाया है, तो धनायन बनाने से इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन की कमी होना मतलब धनावेश होना है। इलेक्ट्रॉन की कमी होने का मतलब क्या है? धनावेश होना है। वहीं पर इलेक्ट्रॉन यदि कोई ग्रहण करता है कोई वस्तु, तो इलेक्ट्रॉन की उस पर अधिकता होती है। तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता का मतलब होता है कि वह उस पर ऋणावेश है। इलेक्ट्रॉन की अधिकता का मतलब क्या होता है? उस पर ऋणावेश है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनना और समझना है। अगर किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो समझिए वो धनावेशित होता है। अगर किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन जाता है तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने से वह पदार्थ जो है ऋणावेशित हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का जाना धनावेश बनना होगा, इलेक्ट्रॉन का आना मतलब ऋणावेश बनना है। इसको आपको याद रखना है। अब थोड़ा आपको ध्यान देना है, ये आपका जो है एक कोई बॉडी है, कोई एटम है, समझिए उसका परमाणु, कोई परमाणु है, उसमें क्या होगा? समान प्रोटॉन होगा, समान इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, समान मात्रा में दोनों बने हैं, इक्वल नंबर में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अर्थात इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल के जब चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या होगा? माइनस वाला निकल के जब दूसरे में चला जाएगा, तो अब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो गया और प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पदार्थ रहा वो क्या हो गया? जो पदार्थ अब रहा वो हो गया धनावेश। पदार्थ क्या हो गया? धनावेशित हो गया। पदार्थ पर धनावेश क्या हो गया? ज्यादा हो गया। देखिए यहां पर ध्यान से, प्लस माइनस दोनों सेम थे, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो वो परमाणु देखिए क्या हुआ? देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन केवल 4 दिख रहे हैं, जबकि प्रोटॉन यानी धनावेश क्या है? ज्यादा। इस प्रकार किसी परमाणु द्वारा, किसी पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन अगर त्यागा जाता है तो समझिए उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो पॉजिटिव चार्ज की अधिकता होगी। इस प्रकार पदार्थ धनावेशित हो जाएगा। वहीं पर जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उस पर धनावेश की कमी हो जाएगी और वह पदार्थ क्या हो जाएगा? ऋणावेशित हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा।
अब आइए और आगे बढ़ते हैं हम। अब हमने ऋणात्मक आवेश के बारे में आपको बताया है, वही सेम चीज है और कोई आगे इसमें नहीं देखना। बात करते हैं समान और असमान आवेश क्या होता है। समान और असमान आवेश क्या करते हैं, तो मैंने आपको बताया है, अगर समान आवेश है तो क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे। समान आवेश एक दूसरे को रिपल्सन करेंगे, ये भी माइनस माइनस से रिपल्सन करेंगे। वही प्लस माइनस क्या होगा, इसमें प्लस माइनस में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। प्लस माइनस में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ये बेसिक फंडा है, ठीक है, चार्ज का। अब आकर्षण और प्रतिकर्षण का नियम, ठीक है, आकर्षण और प्रतिकर्षण का नियम मतलब समान अर्थात सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और विजातीय आवेश क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। जैसे ये है प्लस है, ये प्लस है तो क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। और वही विजातीय आवेश है प्लस माइनस है तो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और एक दूसरे पर बल लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे, ठीक है। इसके कारण इस पर बल लगेगा, इसके कारण इस पर बल लगेगा, लेकिन विपरीत बल लगेगा तो ये खींचेंगे। और ये सेम बल लगेगा, ठीक है, तो क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी इस बल के बारे में आपको अभी बताया जा रहा है, केवल आपको थोड़ा सा बात करते हैं। आवेश की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं। आवेश अगर है तो उसकी मुख्य विशेषता होगी, तो आवेश की विशेषता क्या, आवेश संरक्षित रहता है। आवेश को न तो नष्ट कर सकते हैं और न ही उत्पन्न कर सकते हैं। आवेश इस प्रकार संरक्षित रहता है। आवेश क्वांटीकृत होता है, अर्थात आवेश का एक न्यूनतम मात्रा संभव होता है। आवेश योगात्मक होता है, अर्थात आवेश को हम जोड़ सकते हैं। और आवेश स्केलर क्वांटिटी, अर्थात आवेश एक अदिश राशि है। आवेश अदिश राशि है, एक क्वांटीकृत है। आवेश क्या है, और आवेश जो है संरक्षित रहता है और आवेश योगात्मक होता है। हम आवेश को अर्थात जोड़ सकते हैं, ठीक है, आवेश को जोड़ सकते हैं। आवेश अदिश राशि है, ये क्वांटीकृत है और ये आवेश क्या है, योगात्मक है, अर्थात यह संरक्षित रहता है, ठीक है। तो ये आपने समझा है। किसी भी पृथक तंत्र में अगर हम लेते हैं तो आवेश क्या होगा, कुल आवेश संरक्षित होता है। यहाँ पर आवेश के गुण के बारे में बताया, पहला गुण है, दूसरा है और ये तीसरा है और ये आपका है चौथा है, ठीक है। कोई इसमें से आगे पीछे कर लीजिए। आवेश के 4 गुण होते हैं। आवेश के क्या होते हैं, 4 गुण होते हैं। तो आइए भी एक करके समझते हैं। यहाँ पर आवेश क्वांटीकृत होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि आवेश निरंतर नहीं होता है बल्कि निश्चित मानों में पाया जाता है। आवेश निरंतर नहीं होता है मतलब ये निश्चित मानों में पाया जाता है, इसी को बोला जाता है क्वांटीकृत। आवेश निरंतर नहीं होता है, ये क्या होता है, निश्चित मान इसका होता है। किसी पदार्थ का निश्चित मान होगा तो वही कहलाता है क्वांटीकृत, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर न्यूनतम आवेश जो संभव है ई, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर न्यूनतम आवेश संभव है, उसी को मूल आवेश कहते हैं। और किसी भी आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है, यही होता है आवेश का क्वांटमीकरण, ठीक है। आवेश योगात्मक होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी पिंड का कुल आवेश उसके समस्त आवेशों के योग के बराबर होता है। अगर कोई बॉडी है तो ठीक है, अलग अलग पार्ट पर अगर उसका अलग अलग आवेश है तो उस बॉडी का पूरा आवेश कितना होगा, सभी आवेशों को हम ऐड कर लेंगे तो सब आवेशों का योग, ठीक है, बॉडी यानी निकाय का समस्त आवेश हो जाता है। और आवेश स्केलर क्वांटिटी है, अर्थात आवेश जो है अदिश राशि, इसमें कोई दिशा नहीं होती, इसमें केवल परिमाण होता है, ठीक है। इसमें केवल क्या होता है, परिमाण होता है, कोई दिशा नहीं होता है, ठीक। अब आवेश का संरक्षण क्या है, आवेश का संरक्षण क्या है, तो एक पृथक निकाय में कुल वैद्युत आवेश संरक्षित रहता है। अगर कोई एक निकाय है तो उसका कुल आवेश क्या होता है, संरक्षित रहता है, ठीक है। कैसे ये समझेंगे, कैसे एक समझेंगे तो थोड़ा ध्यान देना है। यहां पर आपको, यहां पर 2 गोले रखे गए हैं। यहां पर क्या रखे गए हैं, 2 गोले रखे गए हैं, ठीक है। ईच स्फीयर इज न्यूट्रल, प्रत्येक गोला क्या है, उदासीन है। प्रत्येक गोला क्या है, उदासीन है। इस पर भी कुल चार्ज कितना है, 0 है। दूसरे पर भी कुल चार्ज कितना है, 0 है, ठीक है। दोनों पर Q0 है, इसको आप समझिए Q1 है, ये समझिए Q2 है। दोनों पर आवेश कुल 0 है, ठीक। यहां पर क्या हो रहा है, इस गोले द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागा जा रहा है उसमें, इस गोले द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागा जा रहा है इसमें, ठीक है। तो मान लीजिए कुछ इलेक्ट्रॉन गया प्लस Q, कुछ इलेक्ट्रॉन गया मतलब प्लस Q आवेश जो है गया। यहां देख लेते हैं एक बार, यहां से पहले वाले गोले से दूसरे में कुछ इलेक्ट्रॉन गया, ठीक है। कुछ इलेक्ट्रॉन का मतलब हम समझते हैं ये Q बराबर में Na इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें गया, ठीक है।
इसमें से जब इसमें गया तो इस पर आवेश Q बराबर प्लस के नहीं होगा, इसमें गया इलेक्ट्रॉन इसमें आया मतलब ऋण आवेश होगा, तो Q बराबर क्या हो जाएगा माइनस के नहीं। ठीक है, इसमें गया इसमें से गया इसमें गया, प्लस आवेश होगा इसमें होगा माइनस आवेश, दोनों को जोड़िए जरा, नहीं प्लस माइनस के नहीं कितना हो जाएगा कुल 0। अब बताइए इन दोनों को ऐड करते हैं, Q1 प्लस Q2 0 आया, इन दोनों को ऐड करेंगे आवेश कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। इस प्रकार कुल जो आवेश होता है वो संरक्षित रहता है, किसी पृथक निकाय में या एक पृथक निकाय में विद्युत आवेश जो है संरक्षित रहता है। ठीक है, तो कोई गोला है, अगर दो गोले हैं दोनों उदासीन हैं और उसको घर्षण करा देते हैं या प्रेशर द्वारा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अगर दूसरे में जाता है तो एक धनावेशित होगा दूसरा ही ऋणावेशित होगा, दोनों पर आवेश समान मात्रा में होंगे, लेकिन प्रकृति जो है एक धनावेश का एक ऋणावेश का होगा, जोड़ेंगे पुनः 0 आ जाएगा। इस प्रकार आवेश क्या होता है संरक्षित होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। आवेश का क्वांटीकरण, जैसा कि एक बार आया है कि आवेश का प्रवाह, आवेश जो है निरंतर नहीं होता है, ये जो है निश्चित मानों में होता है, यही है आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, किसी वस्तु पर आवेश सदैव मूल आवेश E के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। किसी वस्तु पर अगर आवेश है ना तो वह आवेश जो है मूल आवेश E के गुणज के रूप में होता है, अर्थात किसी वस्तु पर जो आवेश होता है वो Q बराबर प्लस माइनस के नहीं होता है। आवेश पर Q बराबर क्या होता है प्लस माइनस नहीं होता है। अब प्लस कब होगा जब धनावेश होगा तो प्लस का होगा, ऋणावेश होगा तो माइनस का। ठीक है, n क्या है, n है इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों की संख्या। n क्या है इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों की संख्या, ये नंबर में होता है 1 2 3 4 5 इस प्रकार होगा। और E क्या है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, यही होता है आपका मूल आवेश। तो अब आपको समझ में आ रहा है अगर कोई वस्तु या वस्तु पर आवेश क्या होगा मूल आवेश E का वो गुणज होता है, अर्थात Q बराबर में प्लस माइनस के n ही होता है। जहां n आपके सामने है 1 2 3 4 5 ये पूर्णांक मान होता है, सॉरी प्राकृतिक संख्या होता है, जिसमें जो है n जो इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब अगर ये कोई वस्तु इस पर आवेश है तो एक पैकेट है तो चार्ज E होगा, 2 पैकेट है तो 2E होगा, 3 पैकेट है तो 3E होगा। इस प्रकार जो आवेश किसी पदार्थ पर होता है वो जो है मूल आवेश का गुणक होता है, यही आवेश का क्वांटमीकरण है, यही आवेश का क्या है क्वांटमीकरण है। ठीक है, तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और आपका अगला टॉपिक है आवेश का योगात्मक गुण, अर्थात किसी निकाय का कुल आवेश उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात अगर किसी निकाय में Q1 Q2 Q3 ऐसे कई अलग अलग आवेश हैं तो कुल आवेश कितना होगा, सभी को हम बीजगणितीय रूप से जोड़ देंगे तो आपके पास आ जाएगा पूरा आवेश। यदि Q1 का मान दिया हो, Q2 दिया हो, Q3 दिया हो, सबका मान दिया हो तो Q बराबर कितना होगा, सभी को जोड़ देंगे 5 और 1 6 माइनस के 2 कितना आ जाएगा 4 कूलम प्लस का आ जाएगा। इस प्रकार कुल आवेश, जैसे यहाँ पे आवेश 3 रखे गए हैं, एक है Q1 Q2 Q3, 3 निकाय है जिन पर आवेश क्रम से 5C माइनस के 2C और 1C है, तो कुल इनको जोड़ेंगे तो अलजेब्रिक जब सम करेंगे, जब बीजगणितीय योग करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें 4 कूलम मिल जाएगा। इस प्रकार कोई अगर निकाय है तो अगर अलग अलग आवेश है उन सबको जोड़ेंगे तो बीजगणितीय रूप से जोड़ेंगे, जितना आवेश होगा वही पूरे निकाय का आवेश होगा। ठीक है, चलिए अब आपको समझ में आ रहा होगा, ये एकदम बेसिक है तथ्य। चालक और अचालक क्या होता है आपको ध्यान देना है, चालक और अचालक क्या होता है। ठीक है, तो चालक वह होता है जिसमें जो है आवेश आसानी से गति कर सकता है, अर्थात आवेश जिसमें संचरित हो सकता है वही चालक होता है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है वही चालक होता है, और सभी धातुएं चालक होती हैं लगभग। ठीक है, तो चालक वे पदार्थ हैं जिनमें आवेश आसानी से गति कर सकता है, जिसमें आवेश क्या हो आसानी से गति कर सके, अर्थात जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन हो, समझिए वही चालक होता है। और अचालक वह होता है जिसमें आवेश मुक्त रूप से गति नहीं कर सकते हैं, अर्थात आवेश जो है गतिशील नहीं होते हैं, वही क्या होता है अचालक होता है। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है इसलिए धातुएं चालक होती हैं, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता इसलिए धातुएं क्या होती है अचालक होती है। चालक के उदाहरण कौन है, धातु, सभी धातुएं हैं जिसमें तांबा और एल्यूमिनियम इसके उदाहरण है, और सभी धातुएं कितने हैं। ठीक है, अचालक में रबर, प्लास्टिक, कांच इत्यादि क्या है ये अधातु है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन जो है मुक्त अवस्था में नहीं होता है, जबकि धातुओं में क्या होता है इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में होता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं यह कॉपर वायर है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन आपके सामने यहाँ दिख रहे होंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन जब गमन करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉनों पर ही आवेश होता है, इसलिए आवेश जब गति करता है तभी धारा बहती है, तब चालन होता है धारा का। तो ये है चालक के गुण। ठीक है,
रबर रॉड अगर यहीं पर है तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब नाभिक के आकर्षण से आजाद मुक्त फ्री इलेक्ट्रॉन, और बद्ध इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है नाभिक के आकर्षण से बंधे हुए इलेक्ट्रॉन। तो अधातुओं में बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए वो अचालक कहलाते हैं। जबकि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, छड़ुआ इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो नाभिक के आकर्षण से आजाद होते हैं और पूरे पदार्थ में घूमते रहते हैं, इसलिए धातुएं क्या होती हैं, चालक होती हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, कोई और ऐसा विलयन हो जिसमें जो विलयन है जिस पदार्थ का, उसकी अगर वो अपने आयनों में टूट जाए तो उस पदार्थ में, उस जली विलयन में भी धारा बह सकती है। जैसे जो है HCl युक्त जो है या H2SO4 युक्त जो जल होता है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर आवेशों का संचय, आवेशों का निरंतर प्रवाह करता है, क्योंकि उसमें आयन होते हैं। तो जिसमें आयन होगा, मुक्त आयन होगा, गतिशील आयन होगा, वही चालक होगा, जिसमें नहीं होगा वो चालक नहीं होगा।